So we will start the second part of our video for chapter 5, the fundamental unit of life. Okay. So already we have discussed points about plasma membrane or cell membrane, no? Yes. So we'll go ahead from that. What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? कह रहा है क्या होगा अगर हम किसी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्यूशन ऑफ वाटर जो भी है उसमें अगर डालेंगे तो क्या होगा। हम ये देखना चाहते हैं कि एनिमल सेल को डाल के या प्लांट सेल को डाल के हम देखना चाहते हैं कि होता क्या है। कह रहे वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो हमने क्या किया है कि सॉल्यूशन में शुगर का सॉल्यूशन है या सॉल्ट का सॉल्यूशन है ना, उसमें हमने प्लांट सेल या एनिमल सेल को डाला है और अब हम देख रहे हैं कि क्या होता है वहाँ पे। तो कह रहा है कि इन तीन चीज़ों में कोई भी एक चीज़ हो सकता है ना। वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। पहला चीज़ क्या है कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब सेल के चारों तरफ जो पानी है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हायर देन द सेल, ठीक है। मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, यानी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, सेल के अंदर जो है वाटर का कंसंट्रेशन, सेल के अंदर भी तो होगा ना, उससे ज़्यादा अगर बाहर में कंसंट्रेशन है सेल के चारों तरफ, इसका मतलब ये है कि जो उसके बाहर जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा होने का मतलब वो डाइल्यूट है, वाटर इज़ देयर, है ना। देन सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तब क्या होगा, बाहर से पानी जो है सेल के अंदर जाएगा। ये प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इस तरह का जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, है ना। सॉल्ट का सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन जो है ना। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पास करेगा, कहाँ पास करेगा, सेल मेम्ब्रेन में, तो इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर भी जाएगा और सेल के बाहर भी निकल रहा है, क्या है, ठीक है। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि ज़्यादा वाटर जो है सेल के अंदर जाएगा इन कंपैरिजन टू जो वाटर वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। द नेट रिजल्ट इज़ दैट वाटर एंटर द सेल, ठीक है। यहाँ पर दोनों तो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, सेल से भी वाटर निकल रहा है और वाटर सेल में भी जा रहा है, लेकिन जो नेट इफेक्ट है, मतलब प्लस माइनस करके देखोगे तो आप ये देखोगे कि ज़्यादा जा रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि सेल के अंदर जो है पानी चला जाएगा, और सेल के अंदर जब पानी जाएगा तो वो इट विल स्वेल अप, ये मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, है ना। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ्री है टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। जितना जाएगा, जितना आ रहा है, मतलब निकलेगा सेल से, उससे ज़्यादा उसमें जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा कि वो सेल के अंदर पानी चला जाएगा, अब पानी चला जाएगा तो सेल स्वेल करेगा। एक बात तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन। पहला वाला केस में क्या था कि बाहर जो कंसंट्रेशन था वाटर का वो ज़्यादा था, यानी आउटसाइड जो है वाटर डाइल्यूट था, है ना। दूसरा केस ये सकता है कि नहीं, जितना अंदर है कंसंट्रेशन वाटर का उतना ही कंसंट्रेशन अगर बाहर भी है। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो पहला तरीका का जो सॉल्यूशन था उसको बोले थे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या हो गया कि बाहर से वाटर जो है उसमें जा रहा है सेल के अंदर, है ना, यानी
बाहर वाले वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा डाइल्यूट। अब कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर है कि पानी की बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है, ज़्यादा मात्रा में वो सॉल्यूशन है वहाँ पर, समझ गए ना, ये मतलब है। अब उससे कंसंट्रेशन मान लो कि सॉल्यूशन में वाटर में शुगर है या सॉल्ट है, तब कंसंट्रेशन की बात करें, शुगर के कंसंट्रेशन की, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, वो बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये हो रहा है जो वाटर पर सॉल्यूशन इज़ देयर आउटसाइड और वाटर पर सॉल्यूशन इज़ देयर इनसाइड, उससे ज़्यादा है, बाहर वाला जो है ज़्यादा है, तो अंदर की तरफ आ रहा है, सेल में आ रहा है पानी। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है कि बाहर से भीतर आया तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। लेकिन अभी दूसरा वाला केस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है कि बराबर है, जितना सेल के अंदर है उतना सेल के बाहर भी है। अगर उतना ही कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका मतलब है देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तब मूवमेंट नहीं होगा, यानी बाहर का सॉल्यूशन का पानी जो है अंदर नहीं जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक में अंतर समझ में आ गया। आइसोटोनिक में जो है कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर है, बाहर भी और भीतर भी, है ना, इसीलिए कोई मूवमेंट ही नहीं होगा वाटर का उसमें। तो इसमें सेल में स्वेल नहीं करेगा क्योंकि पानी उसके अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। अब एक बात समझने वाली बात है कि इसका मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन जितना जा रहा है उतना आ रहा है, इसलिए नेट जो है कोई ओवरऑल मूवमेंट नहीं है वाटर। ठीक है, और नेट नहीं है तो द सेल विल स्टे द सेम साइज, यानी सेल का जो साइज था वही साइज रहेगा। हम लोग प्रयोग क्या कर रहे हैं समझ में आ गया ना, कि हमने एक सॉल्यूशन लिया साल्ट का या शुगर का, उसमें हमने प्लांट या एनिमल का सेल डाला और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भैया अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर वाटर का मूवमेंट अंदर की नेट मूवमेंट जो होता है, वैसे मूवमेंट दोनों तरफ से होगा, इधर से भी निकल रहा है उधर से भी जा रहा है, लेकिन नेट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की ओर जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट। और पहले वाले केस में जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक, और दूसरे वाले केस में जहाँ पे कंसंट्रेशन बराबर है वहाँ पर हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक। आइसो का मतलब ये होता है सेम, है ना। तो वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। अब ये इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पे ये नहीं कोई वाटर का मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन जितना आ रहा है जितना जा रहा है उसकी मात्रा बराबर है आइसोटोनिक में, और इसीलिए सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, जो साइज है वही रहेगा, वो स्वेल नहीं करेगा दूसरे वाले केस में। तीसरा वाला केस ये हो सकता है कि इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, ऐसा हो कि सेल में जो वाटर का कंसंट्रेशन है उससे कम हो बाहर, तब क्या होगा दैट इट इज़ वेरी, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इस केस में क्या होगा कि सेल जो है उससे होकर के पानी निकलेगा, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट। मूवमेंट हो ही रहा है, इधर से भी जा रहा है उधर से भी जा रहा है, लेकिन नेट इफेक्ट जो देखेंगे वो देखेंगे कि सेल से ज़्यादा वाटर निकल रहा है, इसलिए सेल क्या होगा, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। सर, हाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हाइपर बनाना हो अगर, हाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए करना क्या पड़ेगा, उसमें ये देखना है कि अब सेल के अंदर कितना कंसंट्रेशन है ये वाटर का, ये तो आपको पता नहीं है ना। ठीक है, आप हाइपरटोनिक अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब कम डालेंगे, आप वही बात करेंगे। ठीक है, आप कम डालेंगे। अब ये तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि सेल के अंदर कितना है वाटर का कंसंट्रेशन, वो जब पता होगा तभी आप उस तरह का जो है कर सकते हैं, है ना। अब हाइपरटोनिक, अब कोई भी सॉल्यूशन बनाओगे तो उसको डाइल्यूट कम करना है, तो उसमें जो है सो तुमको जो है सॉल्ट और शुगर जो डालते हो उसकी मात्रा बढ़ा दोगे तो डाइल्यूट कम होगा, यही हो सकता है ना। और जो आप हाइपोटोनिक बनाते हैं उसमें सॉल्यूशन है ये क्या चीज़ का सॉल्यूशन है, सॉल्ट और शुगर का है। तो आप कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो या तो पानी की मात्रा कम कर दें उसमें, या फिर उसमें सॉल्ट और शुगर की मात्रा बढ़ा दें, तभी ना हो सकता है, यही चीज़ तरीका है। तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे इन केस ऑफ
जो सेल के अंदर वाटर है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर बाहर है तो मूवमेंट विल बी टुवर्ड्स सेल, और उस केस में बोलेंगे उसको हाइपोटोनिक। अगर मान लो बराबर कंसंट्रेशन है, मूवमेंट विल बी देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट नेट मूवमेंट ऑलवेज देयर इन बोथ डायरेक्शन, से भी निकल रहा है उधर से भी आ रहा है, लेकिन इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, जिधर से ज़्यादा फोर्स है उधर मूव कर जाएगा, है ना। तो दूसरे केस में हो गया आइसोटोनिक। और तीसरे केस में जब सेल से ज़्यादा पानी निकलेगा तब जो है ये इस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और उस केस में सेल जो है श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। दस ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, बाहर से भीतर निकल रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है, व्हाट्सएवर, तो ये भी एक तरह से डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन में हम लोग क्या पढ़ते थे कि गैस के केस में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, जहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। अब यहाँ पर लिक्विड हो गया तो इसका नाम चेंज करके कर दिया ऑस्मोसिस। ये भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन डिफ्यूजन का स्पेशल केस है। डिफ्यूजन में दोनों गैसेस और लिक्विड, हाँ, और ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड। तो सर सिर्फ अगर लिक्विड होगा तो सिर्फ डिफ्यूजन भी तो कर सकते हैं। तो वही तो कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, वो तो बता रहे हैं स्पेशल केस है। डिफ्यूजन का स्पेशल केस है, अलग अलग केस हो सकता है डिफ्यूजन का, देयर आर मेनी केसेज ऑफ डिफ्यूजन, है ना। एक खास केस हुआ जिसमें हमने वाटर की बात करी, ठीक है। तो मोटा मोटी ये भी डिफ्यूजन ही है ना। हाँ, वही बात इसमें भी कहा कि डिफ्यूजन ही है, ठीक है। दस ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कह रहा है कि ऑस्मोसिस को आप कह सकते हैं ये भी डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है। और किसके थ्रू हो रहा है ये, तो यहाँ पर सेल के चारों तरफ जो होता है, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़े थे ना, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों बोलते हैं, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू जो है हो रहा है ना। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक एक्टिविटी दे रहा है कि ऑस्मोसिस विथ एन एग, अंडा की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें कैसे होगा, ठीक है। कह रहा है रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि अंडा के ऊपर जो ऊपर सेल नहीं होता है, हार्ड सेल, उसको अगर आप डाल दोगे अंडे को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो उसका जो है सेल रिमूव हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। अब ये कब होगा, सेल कब रिमूव होगा, जब आप ये बॉयल करके डाला जाएगा, नहीं वैसे कैसे डालो, वैसे अगर रिमूव होगा तो ठीक है। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम का, क्योंकि सेल किस चीज़ का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप डाल रहे हो, किस में डाल रहे हो, बाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल रहे हो, ठीक है। तो ए थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोजेज द एग। अब वहाँ पर देखोगे आप, जब वो पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। अब पहले उसको रिमूव कर लो, जो हार्ड सेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो रिएक्शन करेगा HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनेगा, जो भी है वाटर रिएक्शन, उसका इफेक्ट ये होता है कि वो सेल हट गया ऊपर से, है ना। और वो सेल हट गया, उसके बाद आप क्या करोगे, इस एग को आप जो है प्योर वाटर में डाल दो, ठीक है। और 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व करो इसका क्या हो रहा है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेज इनटू इट बाय ऑस्मोसिस, समझ गए। तो अंडा जो है थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है ये एक्टिविटी हो गया, है ना। ये एक्टिविटी हो गया कि आप अंडे को जो है, अंडे का ऊपर का कवर हटाया, कैसे हटाया, तो भाई उसका रिएक्शन करा दिया उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, पूरा हट गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुआ तो उसके बाद आप जो है देखोगे कि इसको पानी में डालते हैं तो वहाँ पर जो है एक स्वेल कर जाता है, यानी वहाँ पर ऑस्मोसिस होता है ना, हाइपोटोनिक, समझ गए ना। अब इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम लैब में भी कराएंगे, बोलेंगे अंडा ले आओ बॉयल, ठीक है, और उसको छील वगैरह के पानी में डाल के दिखा के विल शो। वेजिटेरियन हुआ तो कोई, अब वेजिटेरियन होगा तो क्या है, दैट इज़ देयर, ही इशू है। हमारा तो एक्टिविटी मुझे करना पड़ेगा लैब, ठीक है। मैं रखूँगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लैब में, अपने स्कूल में यही रखूँगा, तो अंडे लेके आओ।
दिखा देते हैं, तुम लोग लैब लैब हल्ला कर रहे थे, चलो भाई देख कैसे अंडा फूल जाता है, क्या हो रहा है वहाँ पे ऑस्मोसिस, है ना। उसी तरह से कह रहा है कि प्लेस ए सिमिलर डी सेल्ड एग इन द कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट। आपने सिंपल वाटर में डाला, पहले वाले केस में वाटर में डाला था, अब दूसरे वाले केस में जो है वही कह रहे हैं ना कि कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट ज़्यादा कर दिया उसमें, ठीक है। पहले वाले में वाटर सॉल्ट था ही नहीं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन था, कम रहे या नहीं रहे, है ना। अब दूसरे वाले केस में क्या हो गया कि सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया, तो इसका मतलब क्या गया, कंसंट्रेशन का डाइल्यूशन जो है कम हो गया ना, यानी वाटर कम हो गया, तो बाहर वाटर कम हो गया और भीतर वाटर ज़्यादा है। तो पूछ रहे थे ना कैसे करेंगे, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक या कैसे करेंगे, आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे ना, वही बात बताया। अब इसमें क्या किया इसने, शुगर वाले में डाल, मतलब शुगर डाल के क्या किया, उसका डाइल्यूशन कम कर दिया, बात समझ रहा है। पहले वाले में सीधा पानी लिया तो डाइल्यूट था तो ज़्यादा कंसंट्रेशन था वाटर का कंसंट्रेशन की बात हम कर रहे हैं, हम शुगर के कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं या सॉल्ट के कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो मूवमेंट जो है जो बाहर से सेल की तरफ हुआ, इसीलिए वो एक स्वेल कर गया। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने वाटर में सॉल्ट मिला दिया, शुगर मिला दिया, मतलब वाटर के कंसंट्रेशन को कम कर दिया। हाँ, तो उस केस में क्या होगा कि ये श्रिंक कर जाएगा, वाई वाटर पासेज आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन, क्योंकि एग सॉल्यूशन में जो वाटर है, ये प्रयोग आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक और कौन सा टोनिक, हाँ हाइपरटोनिक, सॉरी हाइपरटोनिक में श्रिंक किया है ना, आइसोटोनिक में तो श्रिंक नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, हाइपोटोनिक में स्वेल कर जाएगा। ओके, कह रहा है वी कैन ऑल्सो ट्राई ए सिमिलर एक्टिविटी विथ ड्राइड रेजिन और एप्रिकोट। अब वो दूसरा भी एक्टिविटी कर सकते हैं, दैट वी विल नॉट डिस्कस हियर। ओके, ठीक है। अब मोटा मोटी जो हमको कंसेप्ट समझना था दैट वी हैव गॉट, ठीक है ना, इसीलिए विल गो हेड फ्रॉम दैट। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब ये बात यहाँ पर ऑस्मोसिस की चर्चा हमने करी, तो हम इसको भी समझेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल है, ज़्यादातर प्लांट सेल, तो वो क्या करते हैं, वाटर उनको कैसे प्राप्त होता है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। वो जो वाटर रिसीव करते हैं, वाटर तो उनको चाहिए ना अपना खाना वाना बनाने के लिए, है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी वाटर चाहिए। तो भैया कभी सोचा नीचे से ऊपर पानी कैसे आता है, ज़मीन से प्लांट के अंदर जो है पानी कैसे आता है, मूव कैसे करता है, तो मूव करने का कारण ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब देयर इज ए डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, देन ओनली द मूवमेंट विल बी देयर, राइट। सो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वाटर नीचे से ऊपर जाता है, ये भी समझ लीजिए। आप लोग जो है सोसाइटी और इस सब चीज़ का सोच रहे हैं, तो ये सब पॉइंट बारीकी से समझिए, सीधा सीधी पढ़ने से नहीं होगा। आप इन चीज़ों को, जैसे इसने पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कैसे करेंगे सर, हाइपरटोनिक कैसे बनाएंगे, हाइपोटोनिक कैसे बनाएंगे, है ना, तो ये पूरा क्लियर हो गया इसका कॉन्सेप्ट, कैसे करेंगे, है ना। हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक बनाने के लिए मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाना और घटाना वाली बात हो रही है, कैसे बढ़ाएंगे ये चीज़, और उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा किसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है। तो कंसंट्रेशन दो तरह का हो सकता है, इसमें आप शुगर का भी कंसंट्रेशन की बात हो सकती है ना, तो शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ा तो पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो पानी का, तो यहाँ पर हम लोग पानी के कंसंट्रेशन लिक्विड की बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो आप ये भी समझ गए कि भैया जड़ में के थ्रू जो पानी जाता है, रूट के थ्रू प्लांट में कैसे ऊपर चढ़ता है, प्रेशर शुड भी दे, तो कौन सा प्रोसेस वहाँ हो रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, क्या पूछ रहा था तुम बताओ, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, फिर जब याद है तो पूछना, ठीक है। दस डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमने अभी पढ़ा कि भाई ये जो ऑस्मोसिस है दैट इज ऑल्सो द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, है ना। तो इसलिए डिफ्यूजन जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल। सेल जो है एक्सचेंज करेगा, गैसेज बाहर से लेगा या वाटर बाहर से लेगा,
जो भी है, एक्सचेंज विल ओनली टेक प्लेस इफ देयर इज ए डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट। हाँ, इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। इसके अलावा ये तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ वाटर कैसे होता है, इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ को प्राप्त करने होते हैं, तो इन्वायरमेंट से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। अब कह रहा है कि मॉलिक्यूल भी निकलते हैं सेल से, बाहर आएंगे जाएंगे, उनका भी मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का। तो वाटर की बात कर रहे थे, वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, उसका भी मूवमेंट हो सकता है ना। तो उसके लिए एक उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, है ना। दे थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज, उसमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब होगा तो भाई उसको एनर्जी भी तो देना पड़ेगा, तभी तो मूवमेंट होगा, है ना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो फ्लेक्सिबल है, मतलब वो फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, व्हाटसोएवर। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो बनावट है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया हार्ड, कोई भी चीज़ है ऑर्गेनिक। इसलिए हम जब कल वो बना रहा था, और 10th क्लास के बच्चे जो है सो दे आर डूइंग ड्राइंग वर्क्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और हार्ट का बनाया, वो सारा चीज़ दिखाया लंग्स में। तो आप जो दिखा रहे हो लंग्स में, वो जो फिगर दिखा रहे हो, तो उसमें ये देखना है कि भैया ये ऑर्गेनिक है मॉलिक्यूल, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है स्ट्रक्चर। अब ऐसे ऐसे बन के ब्लॉक कर दोगे तो वो चीज़ नहीं ना भाई। आप ये भी जो बना रहे हो तो ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे लगे कि ऑर्गेनिक है, फ्लेक्सिबल है, आप जो भी बना रहे हो व्हाटसोएवर। 10th में फिगर कई लोगों ने ऐसे बना दिया, लाइन ऐसे करके ऐसे कर दिया, उसी तरह का फिगर बने भाई, दैट इज बट दैट इज ब्लॉक्ड, समझ गए। ऑर्गेनिक लगना चाहिए, ऑर्गेनिक का मतलब है कि उस मतलब इट्स हैविंग लाइफ, इस तरह का चीज़ है ना। तो कह रहा है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यही बात आप कह कि भाई वाटर या गैसेज तो डिफ्यूजन के थ्रू चला गया सेल के अंदर, खाना कैसे जाएगा, तो खाना में भी जाने में ये हेल्प करता है, कौन? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। कि यूनिसेलुलर जो आपको ऑर्गेनिज्म है एब्जॉर्ब करता है कि नहीं। अमीबा कैसे अपना फूड ग्रहण करता है, अमीबा कैसे अपना फूड जो है ग्रहण करता है, तो सेल मेम्बर के थ्रू ही करता है वो, है ना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। हाँ, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सेल जो है फूड को इनगल्फ करते हैं या अदर मटेरियल को इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ करने का मतलब अपने अंदर लेते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट से। ऐसे प्रोसेस को, सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। इसको क्या बोलेंगे? एंडोसाइटिस। अभी पढ़ रहे थे आप ओस्मोसिस, वाटर का जाना, गैस का जाना, ये सब डिफ्यूजन का प्रोसेस। अब एक दूसरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इसमें ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल है? बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, और इसके थ्रू फूड को इनगल्फ करता है अपने अंदर, है ना। तो ये जो इनगल्फिंग ऑफ फूड होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। उसको हाईलाइट कर लो, व्हाट इज एंडोसाइटिस, ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है एक्टिविटी के बारे में, कह रहा है फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट, डिस्कस इट विथ योर टीचर। कह रहा है कि आप देखिए, अब ये जो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आप ये सारा चीज़ देख सकते हैं, तो आप समझिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। या आप अपने नेट में, आजकल तो ज़माना हो गया, यू कैन फाइंड आउट, सारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप कई तरह का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। सबसे पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप का ही आविष्कार हुआ, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, और भी छोटी चीज़ों को अगर देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज़ों को भी जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। तो उसके बारे में आप समझिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें ये ब्लू वाला क्वेश्चन जो है वो जरूर करना है, ये नहीं कि सीधे पढ़े जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, वो सब क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते जाना है। दोबारा टाइम नहीं मिलेगा कि हम सब सारा रिवाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो
विल नॉट गेट टाइम। जो भी फाइनल पॉइंट्स हैं, जो भी नोट्स हैं, अभी के अभी आप लिखते जाइए और साथ साथ क्वेश्चन करते जाइए। तो सेकेंड टाइम जब रिवीजन करें किसी अदर बुक से भी करेंगे तो क्वेश्चंस बनाएंगे सारे उसके। कंसेप्ट दोबारा से नहीं पढ़, दोबारा कंसेप्ट तो पढ़ लिया हमने, अब क्वेश्चन बना के देखेंगे, वहाँ जहाँ फंसेंगे कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है फिर उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे, है ना। थॉरोली जो है, अब जैसे मान लो लक्ष्मी सिंह का क्या अदर टीचर्स के जो बुक्स हैं बहुत लोग करते हैं, वो ले लिए बुक पढ़े। अरे भाई उतना टाइम स्टडी करोगे उसको किस लिए? हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में जहाँ फंस गए कुछ फाइनल पॉइंट्स है, देन वी कैन चेक आउट दैट थिंग्स कि क्या है नहीं, है ना। और न्यूमेरिकल्स तो ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे उन सब बुकों से, क्योंकि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स कम है, ठीक है। तो ये तो बायोलॉजी पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स बात नहीं होगी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में उन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ज़्यादा नहीं, जैसे खास करके फिजिक्स में पर्टिकुलरली यू हैव टू लुक फॉर अदर बुक्स ऑल्सो, बिकॉज लक्ष्मी सिंह वगैरह देखना पड़ेगा एट देयर, है ना। और वो अपने आप बनते जाएंगे उसके सारे क्वेश्चन, जब आपने कंसेप्ट करा हुआ है ना तो अपने आप सारी चीज़ समझ में आए। बहुत ज़्यादा दिमाग को भर के नहीं रखना है ना, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब मिनिमाइज करके रखिए, वाइटल पॉइंट्स रखिए, क्रीम रखिए माथे में, ठीक है। अब इन्हें पानी दूध फलना चिलना सब मिक्सअप करके रखोगे तो दैट विल गिव कन्फ्यूजन। हल्का कैसे रहना है, हमेशा आदमी जो कंफर्टेबल फील करेगा वो वही फील करेगा जो हल्का। आप ज़्यादा लगेज लेके जाओगे, आप ट्रैवल कर रहे हो और लगेज में ही लगे रहो, फिर ट्रैवल का एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। अब देखते हो ना अंग्रेज भाषा वो कैसे मूव करता है, एगो बैग लिया चल दिया फटाक से। और यहाँ इंडियन पीपल्स वो जाने से पहले इतना लगेज बनाएंगे। अब देखो अभी तुम्हारी माता श्री भी बनाएंगी लंबा चौड़ा लगेज जाने के। आप ताना भी मार रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं ये चीज़ कि अगर जैसे इफ़ यू वांट टू बी फ्री तो आपको बर्डन कम कर रही है। अपना बर्डन इन द सेंस कि इस तरह की चीज़ से ये कर लें, ये कर लें। ज़िंदगी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि लोगों को होता है घर बना लें, ये कर लें, वो कर लें। यार क्या करोगे, कुछ जाएगा नहीं तुम्हारे साथ। आप अपने पहले हर्ट को हल्का करो। हेल्दी हर्ट कैसे रखोगे? बहुत ज़्यादा लोड डालोगे तो आजकल टेंशन से बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो लोड नहीं डालना है, कैसे हैप्पी लाइफ जीना है ये ध्यान में रखना है। बेसिक पर्पस वही है, हैप्पी कैसे रहें। पढ़ाई भी इसलिए करते हैं, कोई भी काम भी इसलिए करते हैं। अब वो आया ही नहीं तरीका हमें, तो फिर जीने का कोई बंदा। हाँ, ये सब चीज़ भी ज़रूरत है। एजुकेशन होगा, आपका माइंड इनलाइटन होगा, आपका माइंड में जो है जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर होता है एजुकेशन से, है ना। तो वो इनलाइटन हो रहा है, इनलाइटमेंट ऑफ माइंड्स इज देयर, ठीक है। कोई नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज फैक्ट बेस्ड नॉलेज बुक से मिलेगा। और कुछ स्पिरिचुअल भी होना चाहिए आदमी को, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, तब जाके उसको ब्यूटी ऑफ लाइफ नज़र आएगा। उसने उसी नज़र नहीं आता है। बहुत ज़्यादा मैकनाइज हो गया लाइफ को, आप करते रहिए, लगे रहिए उसमें, ठीक है। इसलिए बढ़िया बात सोचना, लिटरेचर पढ़ना, म्यूजिक सुनना, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये नहीं कि बुक पढ़ने बोल रहा, आपको जो रिलैक्स करना है 1 घंटा पढ़ो बुक, 5 मिनट अगर म्यूजिक सुनना सुनो, बढ़िया तरीका का म्यूजिक सुनो, वो भी माइंड को रिफ्रेश करेगा, है ना। और अपने रूटीन में जो है सोने का भी प्रोग्राम रखना चाहिए कि आधा घंटा ही हम सोएं, हमारा सारा सेल एक्टिवेट होगा, है ना। जैसे ये आज सोई नहीं तो आज उतना एंजॉयमेंट पढ़ाई में नहीं आ रहा होगा, तो आ रहा है, हाँ ठीक है। और हम जैसे सो गए तो हमको पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस है एकदम। हाँ, ये चीज़ है। वो आधा घंटा का ही है, कोई ये नहीं कि आप 1 घंटा सो, 4 घंटा सो, 5 घंटा सो, दिस इज़ नॉट द इशू। हाफ एन आवर भी आप सो रहे, आपको सेल्फ रेस्ट मिल जाएगा, वो अपना काम कर लेता है उसमें, है ना। अब ये ब्लू वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो कह सकते हो भाई डिफ्यूजन, हाँ, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। CO2 इज ए गैस, सो इट विल मूव बाय डिफ्यूजन, और ऑस्मोसिस इज आल्सो ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। H2 होता तो हाँ, ठीक है। दूसरा है कि वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। बता दिए, तो हर चीज़ को नहीं लेता है, हर चीज़ को जाने आने नहीं देगा। जो गुड थिंग्स है उसको ही लेता है, वो जाने आने देगा जो रिक्वायर्ड चीज़ है, इसलिए उसको बोला जाता है। हाँ, तो एक तरह से वो बड़ी गार्ड का भी, सेल के गार्ड का भी काम कर रहा है वो, है ना। अब नेक्स्ट जो थिंग्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल वॉल, है ना। Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall। कह रहा है कि जो भी प्लांट सेल हैं, तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है,
ये प्लांट सेल की बात हो रही है यहाँ पे, सेल वॉल वहीं उसी में होगा आपको लगता है ना। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक रिजिड आउटर कवरिंग होता है, ऊपर से एक कवर किया हुआ, उसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। हाँ, तो सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल कहाँ पे है, उसका पोजीशन कहाँ पे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है। ये प्लांट सेल की बात हो रही है, ठीक है नहीं? तो ये प्लांट सेल वॉल जो है वो किस चीज़ का बना होता है? इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बना होता है। लिपिड से क्या बना था ये ना? ठीक है, सेल्यूलोज जो है, प्लांट सेल की बात हो रही है यहाँ पर। सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। एक तरह से ये सेल्यूलोज जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब थोड़ा जटिल है थोड़ा सा इसमें, है ना, और ये प्लांट को एक स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है ना, रिजिड बनाता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. अब क्या होगा, जब लिविंग प्लांट सेल की बात हो रही है और वाटर लूज कर रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज होगा तो जो कंटेंट है सेल में उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। कंटेंट सेल के अंदर जो कंटेंट है वो सिकुड़ेगा, है ना, तो वो सिकुड़ के कहाँ जाएगा? फ्रॉम द अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से दूर जाएगा। और इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब ये प्लांट सेल की बात हो रही है। प्लांट सेल के अंदर एक ये जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। बेसिक बात ये बताया है ना। और जब वहाँ पर ऑस्मोसिस होता है और मान लो वाटर जो है बाहर निकल रहा है, तो उस केस में जो सेल के कंटेंट हैं वो श्रिंक करेंगे, और श्रिंक करेंगे तो वो दे विल मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल, है ना, अंदर की ओर मूव करेंगे। और ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं, ये जो घटना है उसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो सेल वॉल नहीं करेगा श्रिंक? सेल वॉल क्यों श्रिंक करेगा भाई? सेल वॉल तो कवरिंग है, वो क्यों श्रिंक करेगा? उसके कंटेंट्स जो हैं, पानी निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है मान लो, तो उस केस में कंटेंट जो है वो श्रिंक करेगा। तो सेल वॉल तो उसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो उससे उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब वो श्रिंक करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी श्रिंक कर रहा है ना उसके साथ। तो यही बात कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये तो सेल वॉल कहाँ पे है? प्लांट सेल में है ना, सब जगह नहीं होता है ये। और देखेंगे एनिमल सेल में क्या होता है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया एक ऑब्जर्व एक्टिविटी कीजिए इस घटना को, यानी प्लाज्मोलाइसिस को समझने के लिए यू हैव टू डू वन एक्टिविटी, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है माउंट द पील ऑफ रोयो लीफ इन वाटर ऑन ए स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि किसी भी पिल को जो है आप क्या कह रहे हैं, रोयो लीफ होता है, ये एक प्लांट होगा, उसको आप स्लाइड पर जो है सो ये करके और फिर जो है हाई पावर माइक्रोस्कोप से उसको एग्जामिन कीजिए कि इसमें क्या क्या है ना। तो नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैनुअल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। आपको नज़र आएगा उसमें क्या नज़र आएगा? हाँ, ग्रैनुअल्स, ग्रीन ग्रैनुअल्स, है ना, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, तो पढ़े ही होगे तुम लोग, है ना। पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अब ये स्लाइड पर जो आपने देखा उसके ऊपर आप डाल दीजिए शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, उस लीफ के ऊपर। वेट फॉर ए मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। 1 मिनट तक उसको से छोड़ दो और फिर जो है माइक्रोस्कोप से देखो। व्हाट डू वी सी? अब क्या देखोगे पूछ रहा है। नाउ प्लेस सम रोयो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर। ये तो पहला प्रयोग कर लिया हमने। उसके बाद कह रहा है उस लीव्स को आप जो है बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए कि कुछ मिनट तक, है ना। उससे क्या होगा कि उसका जो सेल है वो मर जाएगा। दिस किल्स द सेल, है ना। देन माउंट 1 लीफ ऑन द स्लाइड। अब जो है ये सेल मर गया, अब उस लीफ को लेकर के फिर आप स्लाइड पर डालिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप से, ठीक है। पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ। फिर डालो वही चीज़, शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन उसके ऊपर, है ना, ऑन द स्लाइड, और 1 मिनट तक वेट करो। ऑब्जर्व इट अगेन, और फिर देखो क्या होता है।
So what do we find? Did plasmolysis occur? No. पहले वाले केस में जो है सो क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोफिल था, सेल वाज देयर, तो सेल वाज देयर, तो इसीलिए हमने उस पर जो डाला शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन और फिर ऑब्जर्व किया, तो उसकी वजह से उसमें आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप से कि श्रिंकेज वगैरह हो रहा है, बिकॉज द सेल वाज देयर, है ना। अब दूसरे केस में हमने क्या किया, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया उसको, और बॉइलिंग वाटर में जब डाल दिया तब जो है सेल मर गया, और मर गया तो फिर वहाँ पर फिर हम वही प्रयोग दोहराते हैं, हम शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन, अब देखते हैं कि ये प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है वहाँ कि नहीं हो रहा है, समझ गए ना। तो उस प्रयोग को चेक करने के लिए प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह का चीज़ हम करेंगे, देखेंगे कि भैया वहाँ पर कोई श्रिंकेज वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इट अपियर्स दैट ओनली लिविंग सेल और नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब ये अंडरलाइन करो ये लाइन, तो इससे ये पता चला कि भैया जो लिविंग सेल हैं वो बस ऑस्मोसिस, हाँ, ओनली लिविंग सेल कैन डू द ऑस्मोसिस एंड नॉट डेड सेल, ठीक है, एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। Cell wall permits the cell of the plant, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. अब सेल वॉल का फ़ायदा क्या है? सेल वॉल का फ़ायदा ये है, प्लांट के अंदर या फंगी के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर अगर सेल वॉल है ना, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि इसके बाहर अगर एक्सटर्नल जो है सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो तोड़ सकता है ना, तो इसीलिए अगर सेल वॉल वहाँ पर है तो वहाँ पे वो प्रोटेक्शन देता है और इसकी वजह से वो ब्रस्ट नहीं करेगा सेल, है ना। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, है ना। द सेल स्वेल बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, the wall exert an equal pressure against the swollen cell, and because of their walls such cell can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell, समझ गए। और इसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, बात समझो ना, क्योंकि इनके पास सेल वॉल है। तो सेल वॉल है तो अगर मान लो बाहर में ज़्यादा सॉल्यूशन हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन बढ़ गया, पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, तो उससे उनका बस्ट अप करने का संभावना ज़्यादा है। स्वेल तो करते हैं, तो वो स्वेल करते हैं और ब्रस्ट नहीं करते हैं, तो सेल वॉल जो होता है ये प्रोटेक्शन कैसे देता है सेल वॉल, तो जितना फोर्स वो प्रेशर लगाया सेल वॉल अपोजिट फोर्स उतना लगा करके उसको बैलेंस कर लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लांट सेल में ये चीज़ है और एनिमल सेल में दिक्कत है, ठीक है, एनिमल सेल में दिक्कत है और प्लांट सेल में, और ये अभी हमने पढ़ा कि फंगी में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, तो दे कैन विथ स्टैंड वेरी डाइल्यूट, यानी हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसको वो स्टैंड कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं उसको, बस्टिंग से बचा। तो सेल वॉल का एक काम ये भी हो गया कि भाई बस्टिंग से बचा रहा है ना, और एनिमल सेल में थोड़ा सा दिक्कत है ना। सर, तो हम लोग, हाँ बोलो, प्लांट्स के पास, प्लांट्स को भी ऐसी पावर क्यों है, प्लांट्स के पास सेल वॉल क्यों है, प्लांट्स के बाद के पास ही सेल, हाँ, तो प्लांट का जो रिक्वायरमेंट है ना वो अलग है, उसको जो है भैया वहाँ पर सेल वॉल इसलिए नहीं, उसको पानी लेना पड़ता है जमीन से, अगर उसका मजबूत नहीं होगा तो फिर तो मुश्किल है ना, क्योंकि रूट सिस्टम के थ्रू उसको पानी जाता है, तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया है ना। सबका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, आदमी का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि इसका तो ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, हर काम के लिए टिश्यू है, अब जो यूनिसेलुलर हैं उनको दिक्कत है तो वहाँ पर उनको दिया गया, बैक्टीरिया को दिया गया, नहीं प्लांट को छोड़ो ना, हम इसकी बात करें, प्लांट का तो बता दिए तुमको कि भाई पानी लेना है, मजबूती नहीं होगी, ऑस्मोसिस अगर सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि उनका मुख्य काम तो ऑस्मोसिस से चल रहा है, वाटर चाहिए खाना बनाने के लिए, इसलिए इट हैज़ बीन गिवन दैट थिंग, है ना। अब जो है अभी तक हम लोग दो चीज़ पढ़ चुके हैं, क्या चीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े और सेल वॉल के बारे में पढ़े। अब एक तीसरा, ये सारा चीज़ हम किसका पढ़ रहे हैं, सेल के अंदर जो चीज़ होता है उसका डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अब जो है न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर दोनों केस कंसिडर कर रहे हैं, प्लांट का भी और एनिमल का भी हम ले रहे हैं, मोटा मोटी थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं, है ना। अब ये न्यूक्लियस क्या है, रिमेंबर द टेम्पोररी अमाउंट ऑफ ओनियन पिल वी प्रिपेयर्ड
वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल। कह याद कीजिए जब हमने ओनियन पिल का जो अमाउंट तैयार किया था स्लाइड पे डाल के, है ना, तो वहाँ पे हमने आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाला था। क्यों डाला था? वाई? व्हाट वुड वी सी इफ़ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पिल विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। अगर हम मान लो इस पिल पे आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालते हैं और बिना आयोडीन सॉल्यूशन डाले ही उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखेगा? कह रहा है कि ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज, और उसको देखो और पता करो अंतर क्या है। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल डिड इट्स सेल गेट इवनली कलर्ड। और उसके बाद अगर हम लोग मान लो कि आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया पिल पे, तो ये भी देखना है कि हर एक सेल जो है एक समान रूप से कलर्ड हुआ कि नहीं हुआ। आयोडीन तो कलर कर देता है, तो ऑब्जर्व करना है ना। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली। अब यहाँ पर क्या है, ये आयोडीन जो डालते हैं हम, तो हमने देखा कि एक समान रूप से सेल जो है कलर्ड नहीं होता है, अलग अलग जो है अलग अलग तरह का कलरिंग है, यानी डिफरेंट रीजन ऑफ सेल जो है गेट कलर्ड डिफरेंटली। अलग अलग क्षेत्र जो है अलग अलग तरह से कलर होता है। सम रीजन अपीयर डार्कर देन अदर रीजन, और कुछ क्षेत्र जो हैं ज़्यादा काले नज़र आएंगे, है ना। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरनिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल, है ना। अब आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा भी हम ये केमिकल्स का भी यूज कर सकते हैं, सैफरनिन और मिथिलिन, है ना। We have observed cells from an onion and let us now observe cell from our own body। कह रहा है ये हमने देखा कि भाई जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो यूनिफॉर्मली जो है वो कलर नहीं होता है, यहाँ पे जो रीजन में जो इसका मतलब है अदर कंटेंट्स आर ऑल्सो देयर, इसीलिए कहीं पे कम हो रहा है कहीं पे ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो हमने ओनियन पील पे किया था ये एक्सपेरिमेंट। अब कह रहा है किसी और चीज़ पर करके हम देखते हैं, अपने बॉडी पर देखते हैं, बॉडी के सेल में, है ना, कि लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो सेल है उसके ऊपर एक्टिविटी करते हैं, है ना। कह रहा है लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड विथ ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक ग्लास स्लाइड लो और उस पर पानी का एक बूंद डालो, है ना। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक। अच्छा, कह रहा है आइसक्रीम स्पून का यूज करके आप जो है अपने गाल का इनसाइड सरफेस को क्या कह रहा है, स्क्रैप करने के लिए कह रहा है। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून? विद द हेल्प ऑफ द निडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस। अच्छा, टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट ए ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। Do not forget to put a cover slip on it. What do we observe? What is the shape of the cell we see? Draw it on the observation sheet। क्या कह रहा है ये? Was there a ठीक है। Do not dot like a structure near the center of his cell. This structure is called nucleus. Were there similar structure in onion peel cells? अच्छा, अब ये मोटा मोटी अब इसका कहने का मतलब यही है कि भाई ये जो कहीं पे डार्क कलरिंग हो जाता है कहीं पे नहीं होता है, तो कुछ कंटेंट्स है वहाँ पर, कोई और अदर चीज़ भी है, तो उस अदर चीज़ में एक न्यूक्लियस है ना। यही बात इस प्रयोग के द्वारा ये बताया है ना। अब उसमें उतना डिटेल्स में हमको नहीं जाना, हमको ये समझना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज देयर, सेल में होता है न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस है क्या, अब इस चीज़ को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन कि और क्या क्या चीज़ है या नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए वो आयोडीन सॉल्यूशन वाला प्रयोग किया, है ना। इसके अलावा और भी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे क्या क्या है। साइटोप्लाज्म वगैरह है ना, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर है, रेक्टिकुलम है, सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्जी एपिटल, ये सारे चीज़ हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, है ना। पहले न्यूक्लियस को समझें कि न्यूक्लियस क्या है ना, न्यूक्लियस को पहले समझें। I think after this completion of this video we will be needing one more class for finishing this chapter. So there are some questions also, that also we need to finish. Okay. Correct. Nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. अब ये जो न्यूक्लियस है
उसका जो कवरिंग है वो डबल लेयर्ड है ना। उस डबल लेयर्ड कवर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। हाँ, ये आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, फिगर बना के तब उसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और आप गूगल्स में भी, यूट्यूब पे भी सर्च करके देखो, बड़ा सा फिगर देखो, एक किताब में छोटा फिगर दिया हुआ है ना, देन ओनली यू कैन हैव द आइडिया ऑफ द थिंग्स, है ना। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, छेद होता है, पोर्स होता है, जो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। उस छेद के थ्रू जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको बाहर निकालने में वो हेल्प करता है, ठीक है। दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म। अच्छा, आउटसाइड क्या है, न्यूक्लियस के आगे। अभी हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में नहीं पढ़े हैं, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो चारों तरफ चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है साइटोप्लाज्म क्या है। अभी आप इतना समझ लीजिए, न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से अगर कोई मटेरियल बाहर निकल के आएगा तो कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म पे आएगा। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ होता है, तो क्रोमोसोम होता है, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। और क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है रॉड की तरह होता है ना। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमोसोम contain information for inheritance of characters from parent to next generation in the form of DNA। अब ये देखो, ये जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, रॉड शेप्ड है। और इसका काम क्या है भाई, इसमें होता क्या है, ये डिवाइड करता है, ये क्रोमोसोम डिवाइड करता है ना। ये क्रोमोसोम जो है इसमें इंफॉर्मेशन होता है क्या चीज़ के बारे में, फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट। आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो क्वालिटी आई है, जो गुण आया, जो कैरेक्टर्स आया है, वो ट्रांसफ़र होता है इसी क्रोमोसोम के थ्रू, ठीक है ना। क्रोमोसोम का ही ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, है ना। और उस क्रोमोसोम में क्या जानकारी रहती है, तो जो कैरेक्टर पेरेंट्स के हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफ़र हुआ है, जिसको डीएनए भी बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। वो क्रोमोसोम के अंदर में जो वो जानकारी कलेक्टेड रहती है उसको बोलते हैं डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पर बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं, कोई गलत काम करता है, कोई चीज़, यार तुम्हारे डीएनए में ही प्रॉब्लम है ना। क्यों बोलते हैं डीएनए, क्योंकि डीएनए जो है सिग्निफाई करता है कि उनके पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर आई है उसी की वजह से तुम ऐसे हो। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट भी ऐसे हैं, तुम्हारे दादाजी भी ऐसे थे, तो तुम भी ऐसे हो गए। लोग जनरली जो है, ठीक है ना, बोल देता है। अब नीतीश कुमार के बारे में बोला ना, नीतीश कुमार जो है ये हमेशा पार्टी बदलता है, ये कर रहा है, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी कभी इस पार्टी। तो बोला कि भैया तुम्हारे डीएनए में ही प्रॉब्लम है, ऐसे करके बोल दिया। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल इसलिए दिया कि भैया डीएनए टर्म को समझो अच्छी तरह से। डीएनए है क्या, तो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर वो मटेरियल है जिसमें ये जानकारी छुपी होती है कि उसके पेरेंट्स से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके इनहेरिटेंस हुआ। इसीलिए कोई अगर मान लो कुछ उस तरह की घटना होती है, उसने किया या नहीं किया, ये चेक करने के लिए डीएनए चेक करते हैं, है ना। डीएनए चेक किया जाता है, ठीक है। तो उससे पता चलता है, डीएनए से पता चल जाएगा कि हाँ कोई उसका लड़का है या बच्चा है या नहीं है, इसकी जानकारी भी हासिल करनी है तो डीएनए देखेगा। आपका डीएनए और आपके पेरेंट के डीएनए मिलाएगा, वेदर इट इज मैचिंग और नॉट, ठीक है। अगर मिलता है तो फिर कहेगा कि आप ही का, आपके पेरेंट का बच्चा, ठीक है। ये जानकारी जो है, तो इसीलिए हमको ये समझना है कि डीएनए होता है। डीएनए कहाँ पे होता है भाई, क्रोमोसोम के अंदर होता है। और ये क्रोमोसोम कहाँ पे है, न्यूक्लियस में। तो समझ न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी पेरेंट से अगले जनरेशन में जो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होगा उसकी जानकारी कहाँ होती है, डीएनए में होती है, हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब एक तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, या आप कह सकते हो कि क्रोमोसोम बना हुआ है किन चीज़ों से बना हुआ है, तो ये हाँ डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन तो सब जगह रहता है, प्रोटीन से ही लाइफ निकला है, इसलिए प्रोटीन खाना चाहिए, ऑर्गेनिक,
हैं? मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट में। हाँ, कोई जरूरी नहीं मिल्क बेस्ड प्रोटीन यू कैन हैव प्रोटीन फ्रॉम नॉन वेज थिंग्स ऑल्सो, इट इज़ नॉट इश्यू। ठीक है, आप नॉन वेज नहीं खाते हैं इसका मतलब कोई नहीं खाए, भाई जिसको जहाँ से प्रोटीन मिलेगा लेगा। तुम भी नॉन वेज है? नहीं। वेजिटेरियन है? नहीं। तो नॉन वेज खाता है? नहीं। तो क्या खाता है भाई? चिकन खाता है? चिकन खाता हूँ, बाकी हाँ, हो गया ना भाई। तो यू आर टेकिंग प्रोटीन फ्रॉम दैट सोर्स। और ये नहीं खाती है तो अपना ये शी इज टेकिंग प्रोटीन फ्रॉम व्हाट? मिल्क और पनीर एटसेट्रा, दाल सत्तू, ये सब चीज़ ज़्यादा करो। कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि प्रोटीन ही लाइफ है। और मैं तो इसको कहता हूँ कि फिश खाना चाहिए, फिश में ज़्यादा प्रोटीन होता है ना। बकवास लगती है सिर्फ फिश। हैं? क्या? फिश बकवास लगता है मुझे। तुम्हारे लिए बकवास होता है? जब भी घर पे बनता है ना, मैं दूसरे रूम में चले जाता हूँ। तो तुमने ऐसा परसेप्शन बना लिया ना, दैट इज योर इशू। इसका मतलब दूसरे के लिए बकवास थोड़े है भाई। हेलो, हमें तो बहुत अच्छा लगता है फिश। फिश बनवाओ, जब नहीं खाना हो मुझे बुला लेना, मैं कौन सही है। ठीक है, हमारे मिथिला में जो है फिश बहुत, फिश इज पॉपुलर। और इसलिए है कि उसका कारण है, बहुत बेनिफिट है फिश से। वहाँ पे नदी है। हाँ, नदी है तो पानी बहुत फिश होगा और बहुत बेनिफिट है उसमें। जो प्रोटीन है वो इतना हेल्पफुल है आपकी लंबी आयु के लिए, आपका ब्रेन फास्ट रहेगा। हमारे फादर जो है फिश के बड़े प्रेमी थे और 94 ईयर्स 96 ईयर्स वो जिए, है ना। और उस समय तक भी फिश वो खाते रहते। तो देयर आर सम बेनिफिट्स। आप नहीं खा रहे हो कोई चीज़, इसका मतलब वो ख़राब हो गया, ये ओपिनियन नहीं बनाना है। आप नहीं खा रहे हैं, आपका प्रॉब्लम है। जो खा रहा है उसको अच्छा लगता है। कोई उधर खाता है, आप गोवा चले जाओ, वहाँ क्या क्या चीज़ खाता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ आप नहीं खाते, तब फिर है ना। तो आप जो है अगर अपने आप को अगर यूनिवर्सल सिटीजन बनाओगे, अमेरिका जाओगे, फिनलैंड जाओगे, कहाँ जाओगे, कौन मिला फिर वहाँ कहोगे अरे यार ये क्या है, ग्रुप से बाहर करेगा तुमको, बोलेगा भाग भाई, नहीं चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए आपको एडजस्टेबल होना चाहिए। दूसरा खा रहा है तो उस पर कमेंट भी मत मारिए कि दूसरा क्यों खा रहा है, लेट देम ईट। हम नहीं खाएंगे तो ओके सर, एक्सक्यूज मी, बट हम वहाँ से उठ नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम वहाँ बैठे रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, आप खाइए, हम अपना चीज़ खाएंगे। हाँ, तब आप जो है वर्ल्ड क्लास सिटीजन बन सकते हैं। नहीं तो आप रहिए एक कोने में पड़े हुए, नोबडी विल आस्क यू। आपको सोशलाइज करना है समाज में। समाज में जो है मिलजुल के ही रहा जाता है, ये बेसिक चीज़ है नहीं। ठीक है, रिजर्वेशंस हो सकते हैं बहुत सारी बातों में कि ये बात हम इस बात से एग्री नहीं कर सकते, ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत ओपिनियन बना लें दूसरे के बारे में कि अरे वो ख़राब है, ये काम कर रहा है। नो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखोगे, जैसे फ्लेक्सिबल है ना यहाँ पर। हाँ, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसको, हार्ड एंड फास्ट रहेगा तो रिजिड थिंग को सब जगह दिक्कत होती है। इसीलिए अगर आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो आपको एडजस्ट करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप लाइफ को पूरी तरह से जी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। नहीं तो हर स्टेप पर आपको प्रॉब्लम है ना। एक डाउट पूछूं, कि लिपिड्स क्या होता है? क्या लिपिड्स होता है? अरे वो जिससे बनता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से क्या बनता है? बनता तो है, ये तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है ना। हाँ, ठीक है, तो ऑर्गेनल्स होगा वो। ठीक है, हाँ, एक टाइप का प्रोटीन होता है। नहीं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही लिपिड्स कहते हैं। देख तो लिखा हुआ है, इट इज रिटन देयर। ठीक है, एट दैट टाइम यू कुड हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन ना, उस समय पूछना चाहिए था, क्योंकि हमको तो यू नो जस्ट व्हाट एवर आई एम कवरिंग। हाँ, तो वहाँ पर वो चीज़ जो है कवर क्लियर क्या करो, क्योंकि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर पीछे का जो है सो, क्योंकि आई हैव टू टेक मेनी क्लासेस लाइक दिस, यू नो, ये नहीं है वो नहीं है। अभी 9th का ले रहे हैं, फिर 10th का लेंगे, है ना। तो हम जो चीज़ जिसमें करते हैं वही चीज़ हमारे दिमाग में रहता है। उसके पीछे क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ, आई एम नॉट कंसर्न। हम जो है आपको इनपुट दे दें, अब आप उसको स्टडी करते रहिए, हो गया बात। हमारा काम था नेक्स्ट स्टेप में जाना। ठीक है, ये चीज़ है। तो जब हम उस वर्ड की चर्चा करें, एट दैट टाइम यू नीड टू डिस्कस थिंग विद मी। उसी समय पूछो कि सर ये क्या है, तो आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, अब 4 पेज आगे निकल जाए फिर पूछोगे पीछे का, तो फिर ये कंटिन्यूटी में डिस्टर्बेंस होगा, है ना। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्रोमोसोम जो है, डीएनए और प्रोटीन से बनता है। हाँ, प्रोटीन इज ऑल्सो देयर, डीएनए इज ऑल्सो देयर। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्या है, एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। हाँ, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ये जानकारी होती है जो आवश्यक है क्या चीज़ करने के लिए, सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सेल को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए।
ये जानकारी डीएनए के अंदर होती है। और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए में जो फंक्शन वाला सेगमेंट है, हर चीज़ के अंदर कुछ फंक्शनल सेगमेंट होता है, कुछ नॉन फंक्शनल सेगमेंट होता है। जो फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं जीन्स। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है, नॉर्मली सेल, अब सेल सब जगह डिवीजन हो ऐसा कोई संभव नहीं है, ज़रूरी नहीं है, है ना। कई जगह डिवाइड नहीं भी होता है, तो उसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, तो वो डीएनए कहाँ पे होगा? जो डिवीजन वाला नहीं है, तो क्रोमोसोम में था तो डिवीजन हो गया नहीं। अब जहाँ डिवीजन नहीं होगा वहाँ पे वो क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट के रूप में रहता है ना। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह विजिबल होता है। अब देखो, आप फिगर देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और सेल के अंदर जो है सो न्यूक्लियस है ना, ये सारा फिगर में है, इट इज़ देयर। आप देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। हाँ, ओके। ये हाउ मेनी मिनट्स सर लेफ्ट नाउ देयर? 4 minutes. 4 minutes, okay, so we have to finish this thing at least. The nucleus plays a central role in cellular reproduction. अब न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस का मुख्य काम क्या है कि जो सेलुलर रिप्रोडक्शन होगा, सेल के बीच में जो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें ये मेन रोल अदा करता है। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल। अब वहाँ सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सेलुलर कि सेल जो है डिवाइड करके, एक सेल डिवाइड करके 2 नया बन गया, तो हो गया ना रिप्रोडक्शन, वहाँ पे नया बन गया ना। तो उसमें ये मेन रोल अदा करता है न्यूक्लियस। डिवीजन जब होगा तो न्यूक्लियस भाई दोनों सेल में होगा। अब एक सेल 2 सेल में बटा, न्यूक्लियस वहाँ पर, न्यूक्लियस को भी टूटना पड़ेगा, बटना पड़ेगा, है ना, वहाँ डेवलप करता है। इट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी। और ये जो है न्यूक्लियस, इसका सिर्फ इतना ही रोल नहीं है, ये भी रोल है कि इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से सेल डेवलप करेगा और मैच्योरिटी आने पर उसके अंदर क्या होगी, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। मतलब इसका मतलब है कि सेल के अंदर जो केमिकल एक्टिविटी है उसको भी न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है, क्योंकि केमिकल एक्टिविटी विल डिसाइड अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ द सेल, है ना। सेल जो मैच्योर होगा, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये सारा चीज़ सेल के अंदर जो केमिकल एक्टिविटी उस पर डिपेंड करता है। और वो केमिकल एक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय व्हाट? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वहाँ मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म, हाँ, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहे कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं, बैक्टीरिया हैं, तो वहाँ पर न्यूक्लियर रीजन उतना बढ़िया से क्लियरली नहीं है, दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियस होता है लेकिन मेम्ब्रेन, हाँ, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड। अच्छा, जहाँ पे पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है वहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, है ना। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल इज सेल लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकार्योट्स, है ना। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बस ये फॉर्मूला ये याद रखना, कार्योट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जहाँ पे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको बोलेंगे प्रोकार्योट्स, है ना। ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकार्योट्स। अब ये पूछता है, ये क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा कि प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स में क्या अंतर है। तो प्रोकार्योट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं और यूकार्योट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है ना। प्रोकार्योटिक सेल also lack most of other cytoplasmatic organelles। कह रहा है इतना ही नहीं, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और बहुत सारा जो साइटोप्लाज्म के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जो है वो प्रोकार्योटिक सेल में नहीं होता।
ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे ना, सेल ऑर्गेनल क्या होता है, सेल का कंटेंट। बनाता है। हाँ, तो वो साइटोप्लाज्म वाला जो ऑर्गेनल्स है ना वो नहीं होता है, वो किस में, प्रोकार्योटिक में। तुमको ये क्वेश्चन बन जाएगा इंपॉर्टेंट, फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में क्या डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप यही सब बात बताओगे जो हम बता रहे हैं। हाउ मच टाइम इज देयर? 30 seconds. 30 seconds. So now we need to close this video. We'll continue it in next class, right? Fine, sir.